नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अटेम्प्ट करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर GIC कॉमर्स लेक्चरर 2021 के लिए। इसमें कॉमर्स के क्वेश्चंस होंगे केवल, और कॉमर्स के क्योंकि 80 क्वेश्चन इस बार आने हैं, 40 जनरल के क्वेश्चन होंगे, तो इसमें हम केवल कॉमर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर द। प्रोविजन बनाते हैं बैड डेट के लिए कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के आधार पे, यह इसमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाउचर प्रिपेयर किया जाता है ट्रांजैक्शन के लिए जिसमें मल्टीपल डेबिट हों और मल्टीपल क्रेडिट हों। डेबिट भी कई हों और क्रेडिट भी कई आइटम हों, ऐसे वाउचर को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉम्प्लेक्स वाउचर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है इनमें से? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटरेस्ट अकाउंट। ब्याज खाता यह एक नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट है ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड एज। उसको कैलकुलेट किया जा सकता है इस तरीके से। सही जवाब है ऑप्शन डी, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। यानी कि एसेट में से लायबिलिटी घटाएंगे तो हम जानते हैं कैपिटल आ जाता है। कैपिटल को ओनर्स इक्विटी बोला जाता है। लायबिलिटीज को केवल इक्विटी या क्रेडिटर्स इक्विटी बोला जाता है, और टोटल असेट को टोटल इक्विटी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द 3 कॉलम कैश बुक इज ट्रू। 3 कॉलम कैश बुक के संदर्भ में गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है उसका पहचान करना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, बैंक कॉलम कैन हैव आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। 2 कॉलम कैश बुक हो या 3 कॉलम, जब बैंक कॉलम रहता है कैश बुक में तो बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। यह स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा एंट्री इन द कैश बुक वुड इंक्लूड। कैश बुक में जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसमें इनमें से क्या क्या शामिल हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ करना बिजनेस के लिए, या बिजनेस का कैश बैंक अकाउंट में जमा कर देना, दोनों ही कॉन्ट्रा एंट्री का कारण बनते हैं। दोनों की वजह से कॉन्ट्रा एंट्री होती है। बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है ए कस्टमर रिटर्निंग द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट मे इन्फॉर्म द सेलर बाय सेंडिंग। एक कस्टमर जो गुड्स रिटर्न कर रहा है, जो उसने परचेज की थी उधार, वो इन्फॉर्म करेगा सेलर को किस तरीके से? तो क्योंकि सेलर क्रेडिटर होता है कस्टमर के लिए, जब सामान वापस करेगा तो उसके क्रेडिटरशिप को कम करेगा वो, यानी कि डेबिट करेगा अपनी बुक्स में, और डेबिट करके एक नोट भेज देगा। तो इसलिए इसको डेबिट नोट, इसका सही जवाब है, वो डेबिट नोट भेजेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट इन अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में या अकाउंटिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहला कौन सा स्टेप है, इसकी पहचान करनी है इन गिवन ऑप्शंस में से। सही जवाब है ऑप्शन ए, रिकॉर्डिंग इन सब्सिडरी बुक्स। नेक्स्ट है पार्टनर हु बिकम्स ए पार्टनर इन द फर्म बाय एग्रीमेंट इन्वेस्ट कैपिटल बट नेवर टेक्स एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। ऐसा पार्टनर जो एग्रीमेंट के माध्यम से पार्टनर बनता है फर्म में, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, लेकिन फर्म के कंडक्शन में, ऑपरेशंस में कभी एक्टिव रोल प्ले नहीं करता है, शामिल नहीं होता है काम में, उसको क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ग्लोबल एंटरप्राइजेस की फीचर इनमें से कौन सी नहीं है, उसकी पहचान करनी है। सही जवाब है ऑप्शन डी, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग रीजनल बैलेंस। ऐसा इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। बाकी तीनों
इसकी फीचर्स हैं। नेक्स्ट है 11th, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। इनमें से कौन सा इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस के लिए रेगुलेटरी बॉडी है? सही जवाब है ऑप्शन डी, IRDA, इरडा। नेक्स्ट है वेयर हाउस यूज्ड फॉर कीपिंग इंपोर्टेड गुड्स नॉट क्लियर्ड बाय कस्टम अथॉरिटीज। वेयर हाउस जिसको यूज किया जाता है इंपोर्टेड गुड्स को रखने के लिए जब तक उनको कस्टम अथॉरिटी क्लियर नहीं करती है, तो ऐसे वेयर हाउस को कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, बॉन्डेड वेयर हाउस, बंधक भंडार गृह। नेक्स्ट है डैश इज ऑल्सो नोन एज मैनी टू वन। इनमें से किसको मैनी टू वन कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ECS क्रेडिट, ECS डेबिट, सॉरी गलती से वो क्रेडिट बोल दिया, ECS डेबिट। इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं। मैनी टू वन, जैसे एक कंपनी, अगर जैसे बैंक है और बैंक बहुत सारे ग्राहकों से चार्ज भी करता है, बहुत सारे ग्राहकों के अकाउंट में एक साथ पैसा भेज भी सकता है। मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी है और वो इंश्योरेंस कंपनी ECS के माध्यम से लोगों से प्रीमियम चार्ज करती है। जो लोग होते हैं जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रखी है किसी कंपनी से, वो स्वयं अगर चाहते हैं तभी ऐसा संभव होता है, तो वो एक मैंडेट जमा कराते हैं बैंक में कि हमारे अकाउंट में से डायरेक्ट पैसा काट करके इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिया करो। तो ECS डेबिट जो होगा, इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट में से एक साथ पैसा काटा जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में भेजा जाएगा। तो इतने सारे लोगों के अकाउंट्स डेबिट होंगे और तब पैसा भेजा जाएगा एक कंपनी को। तो ये ECS डेबिट जो होता है मैनी टू वन का कॉन्सेप्ट है, मैनी टू वन। ECS क्रेडिट इसका जस्ट उलट होता है, उसको ECS क्रेडिट तब बोलते हैं जब जैसे एक कंपनी सैलरी देती है अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, तो कंपनी कहती है बैंक से कि हमारे अकाउंट में से पैसा निकालो और बाकी हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबके अकाउंट में सैलरी जानी है। तो एक साथ बहुत सारे लोगों का अकाउंट में जो सैलरी जाएगी उनके अकाउंट्स में क्रेडिट होगी, इसको ECS क्रेडिट बोलते हैं। नेक्स्ट है 14th, प्रिंसिपल ऑफ यूबेरम फिडेई इम्प्लाइज फॉर। इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रिंसिपल है लेकिन किस में अप्लाई होता है ये बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, एब्सोल्यूट गुड फेथ बिटवीन इंश्योर्ड इन इंश्योरर। हिंदी में इसको बोलते हैं परम सद्विश्वास। इंश्योरेंस के केस में इसका होना आवश्यक होता है कि जो इंश्योर्ड है और इंश्योरर है, इंश्योरेंस कराने वाला और इंश्योरेंस करने वाला, दोनों के बीच में परम सद्विश्वास के आधार पे इंश्योरेंस की पॉलिसी ली होती है। अगर उस सद्विश्वास को कोई भी पार्टी तोड़ती है तो उस पार्टी का जो राइट है इस पॉलिसी पे वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज ऑन द पैटर्न ऑफ कुरियर सर्विस। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो सरकारी विभाग है, डाक विभाग, उसकी कौन सी सर्विस कुरियर सर्विस जो प्राइवेट कुरियर होते हैं उसके आधार पे है, उसके जैसी है, यह पहचान इसमें केवल करनी है। सही जवाब है ऑप्शन सी, रजिस्टर्ड पोस्ट की तरह, रजिस्टर्ड पार्सल की तरह होती है, रजिस्टर्ड पार्सल के जैसी सर्विस होती है कुरियर सर्विस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी पे बेस्ड नहीं है, कौन सा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, उसकी पहचान करनी है। सही जवाब है ऑप्शन सी, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, क्योंकि लाइफ की क्षति जो होती है वो वैल्यू नहीं की जा सकती है, उसकी कीमत नहीं जानी जा सकती है। बाकी जो इंश्योरेंस है वो इंडेमनिटी के प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट। जो कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था जब होती है तो उसमें क्या क्या इसमें से शामिल होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी लोग रख सकते हैं इसमें, प्रॉफिट मोटिव होता है और कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, कंपटीशन बना रहता है।
ये खूबी होती है कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ। मैक्रो इकोनॉमिक इनमें से स्टडी होगा किसका? सही जवाब है ऑप्शन डी, इन सब का। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, क्योंकि पूरी इकोनॉमी की बात इसमें हो रही है, ये मैक्रो इकोनॉमी के पार्ट हैं। नेक्स्ट, अ मोनोपोली फर्म मेक्स मोर प्रॉफिट बिकॉज। एक मोनोपोली फर्म ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाती है क्योंकि गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए, इट हैज़ एबिलिटी टू चूज अमंग प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन। क्योंकि इसके पास एबिलिटी होती है, ये प्राइस और आउटपुट के कॉम्बिनेशन को चूज कर सकती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला विल बी यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनमें से कौन सा फार्मूला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए लागू होता है? चारों फार्मूले इस तरीके से हैं, ये पॉज करके देख सकते हैं। इसका सही जवाब है इनमें से ऑप्शन ए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये करेक्ट फार्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी जानने के लिए। नेक्स्ट है ए फर्म दैट इज द सोल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्सटीट्यूट्स। एक फर्म जो अकेला सेलर है किसी प्रोडक्ट का और उसके कोई नज़दीकी सब्सटीट्यूट नहीं है, प्रतिस्थापन नहीं है, तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, उसको कहा जाएगा मोनोपोली। ऐसी फर्म को मोनोपोलिस्ट कहा जाता है और ऐसी व्यवस्था को मोनोपोली कहा जाता है। नेक्स्ट है चेंज इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट सोल्ड इज कॉल्ड एज। एक अतिरिक्त इकाई बेच देने पर टोटल रेवेन्यू में जो परिवर्तन आएगा उसको क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट है डिमांड कर्व इज अ ग्राफ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड एंड द। डिमांड कर्व एक ग्राफ होता है जो कि रिलेशनशिप बताता है प्राइस ऑफ गुड और डैश के मध्य में। तो प्राइस ऑफ गुड के अलावा और अन्य किस चीज़ के मध्य में रिलेशन बताना है, यह बताना है इसमें। गिवन ऑप्शंस में से सही है ऑप्शन ए, क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वेशन कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम द। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वेशन इनमें से किससे डेराइव हो सकती है, किसके प्रकार से, किसके जैसे वो होती है? ऑप्शन ए सही है, डिमांड इक्वेशन। डिमांड इक्वेशन से ड्राइव की जा सकती है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इनमें से डिस्पर्सन का मेजर कौन सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, स्क्यूनेस। स्क्यूनेस डिस्पर्सन का मेजर नहीं है। बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और रेंज, ये सभी डेविएशन या डिस्पर्सन को मापते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में भी। डेटा का क्लासिफिकेशन हो सकता है किस प्रकार से? सही जवाब है ऑप्शन डी, ये तीनों ही प्रकार से डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल आधार पे, क्वालिटेटिव आधार पे, क्वांटिटेटिव आधार पे। इसके अलावा क्रोनोलॉजिकल आधार पे भी डेटा को हम बांट सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, वेट, प्रोडक्शन एटसेट्रा इज नोन एज। जब हम क्लासिफाई करते हैं डेटा को इनकम, प्रोडक्शन और वेट के आधार पे, तो किस टाइप का क्लासिफिकेशन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब क्वांटिफाई कर सकते हो इनकम कितने रुपए है, प्रोडक्शन कितना यूनिट है, वेट कितना केजी है, तो जब हम ऐसे क्वांटिफाई कर पा रहे हैं तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है टैली शीट्स यूज टू डिटरमाइन। अब स्टैटिस्टिक्स में यूज होती हैं टैली शीट्स किस काम के लिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। क्लास के केस में फ्रीक्वेंसी जानने के लिए हर एक क्लास के लिए टैली शीट्स यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेजेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा एवरेज ऐसा है, ये सभी एवरेज के टाइप हैं, कौन सा एवरेज ऐसा है जिसको ग्राफिक प्रेजेंटेशन के माध्यम से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इनमें से डिस्पर्सन का रिलेटिव मेजर कौन सा है, यह बताना है। तो रिलेटिव का मतलब है जो एब्सोल्यूट नहीं है, जो रिलेटिव है, जो कंपैरेटिव है, उसको बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव एक मेजर है डिस्पर्सन का, और बाकी जो हैं ये एब्सोल्यूट मेजर हैं डिस्पर्सन के। नेक्स्ट है
विच ऑफ द विद द हेल्प ऑफ ओजाइव कारो वी कैन एस्टिमेट, ओजाइव कारो के माध्यम से हम इनमें से क्या एस्टिमेट कर सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, मीडियन एस्टिमेट किया जा सकता है ओजाइव कारो के माध्यम से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, इनमें से कौन सा प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का मेथड नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, नेशनल पब्लिकेशंस, इनसे हम सेकेंडरी डेटा ले सकते हैं, बाकी जो तीन हैं इनसे प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सेल्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर ₹2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ₹1,20,000, फिक्स्ड कॉस्ट वर ₹40,000, इट्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विल बी, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन और सेल्स में क्या रिलेशन है, कंट्रीब्यूशन और सेल्स में क्या रिलेशन है, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या पीवी रेशियो। तो यहाँ पे हमें जानना होगा कंट्रीब्यूशन क्या है और सेल्स क्या है, और ये रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है कि अगर कोई सामान हम 10 रुपये का बेच रहे हैं, 10 रुपीज़ का अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट है 4 रुपया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 रुपये का जो हम बेच रहे हैं, 4 रुपये वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक यूनिट अगर हम एक्स्ट्रा बनाएंगे तो 4 रुपये हर हालत में बढ़ ही जाएगा, क्योंकि वो वेरी करती है प्रोडक्शन के साथ। तो हम एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचना चाहेंगे 10 रुपये की, तो एक्स्ट्रा 4 रुपये खर्च हो ही जाएगा। तो बाकी जो 6 रुपये है ये बिजनेस के प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूशन है, यानी कि हर एक यूनिट 6 रुपये छोड़ रही है। इसी 6 रुपये इस कंट्रीब्यूशन में से हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर करना है, और इसी में से जो बच जाता है फिर वो प्रॉफिट होने लगता है। फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने के बाद आगे जब यूनिट बिकती रहती हैं तो प्रॉफिट आने लगता है। यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है अपने आप में, कंट्रीब्यूशन में दोनों चीज़ शामिल रहती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। और अगर इधर से देखेंगे तो सेल्स में से घटाते हैं वेरिएबल कॉस्ट, एस माइनस वी कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अवेलेबल डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हमें इन्होंने दे रखा है 2 लाख सेल और वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000, तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट हैं, तो इनसे कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2 लाख माइनस 180, 2 लाख माइनस 120, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80,000, तो 80,000 तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर कह रहे हैं अपॉन सेल्स, तो सेल्स कितना है 2 लाख, 2 लाख आप नीचे लिखोगे, इसका कंप्लीट पूरा 2 लाख लिख दोगे। मैंने बाद की तीनों जीरो डायरेक्ट कट कर दिए यहाँ पे, और इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाता है, तो ये कितना आ जाता है 100 से 2 टाइम जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे 40 टाइम आ जाएगा, तो ये आ गया 40%। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 40%। नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ए वेयर हाउस इज कंसिडर्ड एज डैश कॉस्ट। एक वेयर हाउस को सेटअप करने की कॉस्ट, वेयर हाउस बनाने की कॉस्ट किस टाइप की कॉस्ट है, और कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम पेड टू वर्कर्स, वर्कर्स को ओवर टाइम का पेमेंट करने की कॉस्ट किस टाइप की कॉस्ट है। तो गिवन ऑप्शंस में सी डी तक ऑप्शंस देख लें, फिर चेक करें कौन सा सही है। तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी, फिक्स्ड और वेरिएबल। वेयर हाउस बनाना फिक्स्ड कॉस्ट है और ओवर टाइम पे करना वेरिएबल कॉस्ट है। नेक्स्ट है, व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट पे क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो बराबर रहेगी, लेकिन पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो पूछा है। तो प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हमारी गिरती जाएगी, ऑप्शन डी डिक्रीजेज। नेक्स्ट है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो सोच द रिलेशनशिप बिटवीन, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल था, उसमें सोल्व कर ही चुके हैं। रिलेशनशिप बताता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो किस में, सही जवाब है ऑप्शन ए कंट्रीब्यूशन और सेल में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट और ओन कॉस्ट, इनमें से कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिसको ओवरहेड कॉस्ट और ओन कॉस्ट भी कहा जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोला जाता है ओवरहेड कॉस्ट या ओन कॉस्ट, सी सही जवाब है। नेक्स्ट है 38, एक कंपनी हैज ए फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 40,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 4 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 3, तो ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या होगी। ब्रेक इवन क्वांटिटी जहाँ पे ना लाभ ना हानि हो, और ना लाभ ना हानि कब होगा, तब होगा जब कॉस्ट हमारी निकल जाएगी। तो गिवन ऑप्शंस में इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे पहले जानेंगे कंट्रीब्यूशन कितना है। सेल प्राइस है, यानी कि एक यूनिट हम बेचेंगे तो 4 रुपये सेल प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट, हर यूनिट जो हम एडिशनल बेचेंगे तो 3 रुपये वेरिएबल कॉस्ट आएगी ही आएगी। वेरिएबल कॉस्ट जितना हम यूनिट बढ़ाते चले जाएंगे ठीक उतना प्रोपोर्शनेटली
बढ़ती चली जाएगी। यानी कि पर यूनिट हमें बचत कितना दे रही है, कंट्रीब्यूट कितना कर रही है बिजनेस में योगदान। बिजनेस में जो कंट्रीब्यूट कर रही है, एक यूनिट 4 रुपये की बिकती है, 3 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है ही, तो 1 रुपये कंट्रीब्यूशन बिजनेस को मिलता है। अब ये जो 1 रुपये बिजनेस को कंट्रीब्यूशन बच रहा है वेरिएबल कॉस्ट के बाद, बिजनेस को इसी में से अपनी फिक्स्ड कॉस्ट पूरी करनी है। जब फिक्स्ड कॉस्ट पूरी हो जाएंगी तो इसका मतलब ना लाभ ना हानि पर पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कितनी यूनिट बनानी पड़ेंगी, तो 40,000 फिक्स्ड कॉस्ट है। अब 1 रुपये कंट्रीब्यूशन है, तो 40,000 को डिवाइड करेंगे 1 से, यानी कि 40,000 यूनिट जब हम बनाएंगे तो 1-1 रुपये करके 40,000 रुपये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी निकल जाएगी। वेरिएबल तो यहाँ पहले हमने घटाई दी, अब ये फिक्स्ड भी निकल जाएगी। अगर हम 40,000 यूनिट बना देंगे तो 1 रुपये बचता है, हमें कंट्रीब्यूट होता है 1 यूनिट पे, तो 40,000 में फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाएगी और बीईपी आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। तो 40,000 यूनिट ही इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अंडर विच मेथड वैल्यूएशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। इसमें पूछा गया है कि कौन सा मेथड ऐसा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने का जिसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट से। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, वेटेड एवरेज जिसको कहा जाता है, वेटेड एवरेज मेथड। नेक्स्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स आर। अब नए प्रोडक्ट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट किस टाइप की कॉस्ट होगी? सही जवाब है ऑप्शन डी, इसको कहेंगे संक कॉस्ट। ठीक है, संक कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट से होता है जो कॉस्ट हो चुकी है। नेचुरली करेगा कोई भी बिजनेस फायदे के लिए ही, लेकिन वो कॉस्ट हो चुकी है और अब उस कॉस्ट को रिकवर नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पे, तब उसको संक कॉस्ट कहते हैं। जब उसकी खूबी ये हो कि उसको रिकवर ना कर पाए, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्च एक बार हो जाता है वो रिकवरी नहीं होती है उसकी, मतलब उसको हम वापस नहीं ले सकते हैं उस खर्च को, लेकिन उससे बेनिफिट मिलता है भविष्य में। ऐसा नहीं बेनिफिट नहीं मिलता, बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन हम चाहें कि जैसे बिल्डिंग में हमने 10 लाख लगाए तो बिल्डिंग अगर हमें अच्छी नहीं लगी तो बेच देंगे, लेकिन R&D पे अगर 10 लाख खर्च कर दिए और R&D काम नहीं की तो इसको हम बेच नहीं सकते किसी को, हम ये पैसा वसूल नहीं सकते, इसलिए ये संक कॉस्ट कहलाती है। नेक्स्ट है, नेगोशिएशन ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट बाय यूनियन एंड मैनेजमेंट इज रेफर टू एज। अब लेबर कॉन्ट्रैक्ट है और उसका नेगोशिएशन हो रहा है यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहते हैं ऑप्शन डी, कलेक्टिव बार्गेनिंग इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एक्ट डील्स विद द प्रोविजंस फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। कौन सा एक्ट इनमें से ऐसा है जो वर्कर्स के हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर तीनों चीज़ों को देखता हो? तो गिवन ऑप्शंस में से चेक करें। सही जवाब है ऑप्शन बी, द फैक्ट्री एक्ट 1948। नेक्स्ट है, जॉब डिस्क्रिप्शन इन जॉब स्पेसिफिकेशन आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ। अब जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन ये दोनों ही एलिमेंट हैं किसके? सही जवाब है ऑप्शन सी, जॉब एनालिसिस के। जॉब को जब एनालाइज किया जाता है तो उसी से हम जॉब डिस्क्रिप्शन बना पाते हैं और उसी से हम जॉब स्पेसिफिकेशन तैयार कर पाते हैं। नेक्स्ट है, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स EAPs आर। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम हैं क्या? तो सही जवाब है गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए, जो प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्प करने के लिए, जिससे वो ओवरकम कर सकें, काबू पा सकें अपने पर्सनल और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे। ऐसा जब प्रोग्राम कोई चलाया जाता है तो उसको कहा जाता है एम्प्लॉयज़ असिस्टेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट है, परफॉर्मेंस असेसमेंट इन विच को वर्कर्स प्रोवाइड इनपुट इनटू एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। एक परफॉर्मेंस असेसमेंट है जिसमें साथी वर्कर ही प्रोवाइड कराते हैं इनपुट्स एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में। सही जवाब है ऑप्शन बी, पीयर एवेल्युएशन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, एन अनऑथराइज्ड इन इलीगल स्ट्राइक दैट अकर्स ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। जब एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो और उसके दौरान ही कोई अनऑथराइज तरीके से लीगल स्ट्राइक अगर होती है तो उसको किस टाइप की स्ट्राइक बोला जाता है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, इसको बोलते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक। वाइल्ड कैट स्ट्राइक। नेक्स्ट है, एनहांसिंग जॉब्स बाय गिविंग एम्प्लॉयज मोर अपॉर्चुनिटी टू प्लान एंड कंट्रोल देयर वर्क। जब हम किसी जॉब में एनहेंसमेंट करें इस तरीके से कि एम्प्लॉयज को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दें प्लान करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए अपने काम को, तो उस केस को कहते हैं ऑप्शन ए, जॉब एनरिचमेंट। नेक्स्ट है,
ए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान फॉर एग्जीक्यूटिव्स इन केस दे आर सेवर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान है जिसमें एग्जीक्यूटिव्स को अगर सेवर किया जाता है, संस्था से निकाला जाता है, तो ऐसे केस में उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देते हैं। इसको कहा क्या जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोल्डन पैराशूट। नेक्स्ट है कैटल ब्रीडिंग फार्म, पोल्ट्री फार्म एंड फिश हैचरी कम अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, इसको बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। दरअसल 3 तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने वाले सारे काम आ जाते हैं जो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बनाते हैं। अब वो भी आगे बढ़ जाती हैं, तो उनमें जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सकर्शन इंडस्ट्री या एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक होती है जहाँ पे जेनेटिक कुछ मॉडिफिकेशन होता हो, एक्सट्रैक्टिव रहती है जहाँ पे सिंपली नेचर से सामान प्राप्त कर लिया जाता हो। तो कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्म्स, फिश हैचरी, इनमें अलग से कुछ सुधार किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है, तो इसलिए इसको जेनेटिक इंडस्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है पेस्ट एनालिसिस एग्जामिनेशन ऑफ। पेस्ट एनालिसिस ये दरअसल एक शॉर्ट फॉर्म है 4 वर्ड्स की, PEST। ये किस टाइप की एग्जामिनेशन है, किस टाइप की जांच है, यह बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ये एक्सटर्नल और मैक्रो एनवायरनमेंट की जांच है। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी संस्था से बाहरी चीज़ें, और मैक्रो यानी कि जो पूरी इंडस्ट्री को प्रभावित करता हो, पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करता हो, ऐसी चीज़ों की जांच को कहा जाता है पेस्ट एनालिसिस। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेज होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्शन इन विच मैनेजर्स एनालाइज द करंट सिचुएशन एंड देन डेवलप प्लान्स टू अकम्प्लिश इट्स मिशन एंड अचीव इट्स गोल्स। पूछा गया है कि वो कौन सी टर्म है जो उस एक्शन के लिए यूज की जाती है, जो एक्शन मैनेजर्स लेते हैं एनालाइज करने के लिए करंट सिचुएशन को, और फिर डेवलप करते हैं अपना प्लान अपने मिशन को एकम्प्लिश करने के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी को बनाना, इसका निर्माण करना। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस wherein we examine the environment to recognize the factors affecting the business। इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम जांच करते हैं एनवायरनमेंट की, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि कौन से फैक्टर्स बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि स्कैनिंग, इसको एनवायरमेंटल स्कैनिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इन्वॉल्व टू फॉर्म ए सेंस ऑफ कॉमन पर्पज इज। ऐसी प्रोसेस जिसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर होते हैं उनको एक कॉमन पर्पस के लिए कॉमन सेंस बनाने की कोशिश की जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटीग्रेशन इसको कहा जाता है, समन्वय लाना। नेक्स्ट है द डैश इज नॉट एन एलिमेंट्री कंपोनेंट ऑफ BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स ये बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने अपने यहाँ एक मैट्रिक्स बनवाया था। तो इस मैट्रिक्स में इनमें से कौन सा नहीं है यह बताना है। ये मैट्रिक्स इस बात की जांच करने के लिए है कि कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेटर रहेगी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज करने के लिए। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, एलिफेंट इसमें नहीं है, बाकी इसमें स्टार होता है, स्टार के अलावा इसमें डॉग होता है, कैश काउ होता है और क्वेश्चन मार्क होता है। नेक्स्ट है अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन दैट एंटेल्स रिडक्शन और टर्मिनेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस लाइन along with level of objectives set below the past achievement can be termed as। इसमें कहा गया है कि वो स्ट्रेटेजिक ऑप्शन या उस स्ट्रेटेजी का क्या नाम है जिसमें रिड्यूस करते हैं या टर्मिनेट कर देते हैं किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को या सर्विस को, कम कर देती है संस्था। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव्स का लेवल है उसको भी पिछले अचीवमेंट से नीचे रखती है, डाउन कर देती है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, छांटना। नेक्स्ट है कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इफ ए डाइंग यूनिट
टेक ओवर ए स्पिनिंग एंड वीविंग यूनिट, सच एन इंटीग्रेशन इज कॉल्ड। अब डाइंग यूनिट डाई करने का काम और स्पिन करने का काम और वीव करने का काम, तो ये एक ही प्रोसेस के दरअसल अलग अलग स्टेप्स हैं। यानी कि टेक्सटाइल या क्लॉथ इंडस्ट्री में क्लॉथ का मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग स्टेजेज हैं। जब अलग अलग स्टेजेज हों एक ही एक्टिविटी की, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को कहा जाता है क्या, यह इसमें बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इसको कहा जाता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर हाई एडवर्टाइजिंग बजट, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट का या कौन सा केस ऐसा है जब हाई एडवर्टाइजिंग बजट की जरूरत जिसमें नहीं रहती हो। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, मैच्योर ब्रांड। जब ब्रांड मैच्योर होता है तब इसकी ज़रूरत नहीं रहती है ज़्यादा। नेक्स्ट है, अ डैश इज ए नेम, टर्म, साइन, सिंबल और कॉम्बिनेशन ऑफ देम दैट इज इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर्स एंड टू डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। इसमें पूछा गया है कि वह नाम, टर्म, साइन, सिंबल, कॉम्बिनेशन, इन सब का उसका क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको किस नाम से बुलाते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है ताकि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकें, डिफर बता सकें। तो इसको कहते क्या है, सही जवाब है ऑप्शन बी, इसको कहते हैं ब्रांड। नेक्स्ट, कार मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि मारुति या होंडा क्रिएट सेवरल सब ब्रांड, कई सब ब्रांड भी क्रिएट करते हैं, लिंक्ड टू द मेन ब्रांड, जो कि मेन ब्रांड से लिंक रहते हैं। जैसे होंडा से लिंक्ड है होंडा सिटी, होंडा जैज, होंडा ब्रायो एटसेट्रा, होंडा हर जगह यूज कर रहे हैं। ये किस टाइप के ब्रांडिंग का एग्जाम्पल है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इसको कहते हैं अम्ब्रेला ब्रांडिंग। नेक्स्ट है, विच वन इज करेक्ट इन मॉडर्न मार्केटिंग सेंस, इनमें से मॉडर्न मार्केटिंग सेंस के संदर्भ में कौन सा करेक्ट है यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्केट का मतलब होता है सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज एक्सपीरियंस्ड बाई पायनियर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जो संस्थाएं नए प्रोडक्ट सबसे प्रथम बार लाती हैं उनको कहते हैं पायनियर्स। तो पायनियर को कौन सा एडवांटेज नहीं होता है यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, पायनियर समटाइम्स लॉन्च प्रोडक्ट बिफोर द कंज्यूमर्स आर रेडी टू एक्सेप्ट द प्रोडक्ट। तो ये तो लॉस हो जाएगा, इससे बेनिफिट कोई नहीं होगा। बाकी एडवांटेजेस हैं पायनियर्स को, जो बाकी 3 पॉइंट्स में है। नेक्स्ट है, विच आर द एडिशनल 3 एलिमेंट्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग मिक्स। दरअसल प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स जो है उसके 4 एलिमेंट मैककार्थी ने दिए, उसके बाद 3 और दिए। तो हमें ये बताना है, 3 अलग थिंकर ने दिए, बूमसन बेटनर ने, हमें बताना है कि वो कौन से 3 थे जो अलग से सर्विस मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट कहे जाते हैं, और कुल मिलाकर के 7 एलिमेंट का हिस्सा है। सही जवाब है ऑप्शन ए, पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो कि पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के संदर्भ में है, इनमें से ABCD। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रोडक्ट रिमेन सेम अक्रॉस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट साइकिल। यह एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, ये इनकरेक्ट है अक्रॉस द डिफरेंट स्टेजेस, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो सेम नहीं रहता, वो बदलता रहता है अलग अलग स्टेजेस में। तो ये इनकरेक्ट है, और बाकी जो 3 स्टेटमेंट हैं ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट कैन बी इजीली डुप्लीकेटेड, जब नए प्रोडक्ट को आसानी से डुप्लीकेट किया जा सके, डैश इज ए बेटर अल्टरनेटिव फॉर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट, वेयर एज व्हेन द प्रोडक्ट इज वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग, डैश इज बेटर अल्टरनेटिव। अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि उसको डुप्लीकेट बनाया जा सकता है, बहुत जल्दी हम मार्केट में जाएंगे तो दूसरे लोग भी बना लेंगे, तो किस टाइप की पॉलिसी अच्छी रहेगी रेट रखने की, मार्केट में एंटर करने की। और अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो औरों से काफ़ी अलग है तो किस टाइप की पॉलिसी सही रहेगी। सही जवाब है ऑप्शन सी, पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन होता है सस्ती कीमत पे मार्केट में एंटर कर जाना, अपनी इमेज बनाना, और फिर बाद में कीमत को चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ये पेनेट्रेशन कहलाता है। और जो सेकंड ब्लैंक है ये स्कीमिंग में आ जाएगा, क्योंकि स्कीमिंग का मतलब होता है कि जब तक कॉम्पिटिटर्स नहीं है तब तक काफ़ी ज़्यादा रेट रख करके ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा लिए जाएं।
नेक्स्ट है when the client imposes such restriction which affect the scope of the audit then the auditor should issue an। जब क्लाइंट ऑडिटर पे ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देता है जिससे जो ऑडिटर है वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है और वो सही रिपोर्ट नहीं बना पाता है, तो उसको किस टाइप की ओपिनियन कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन है, उसको कहा जाता है क्वालिफाइड ओपिनियन। नेक्स्ट है हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। इनमें से कौन एक लिमिटेड कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की नियुक्ति करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी या मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अच्छा, इसका जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है इसके लिए हमेशा सही जवाब होगा मेंबर्स या शेयर होल्डर्स, मेंबर्स या शेयर होल्डर स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए, या तो मेंबर्स ऑफ द कंपनी या शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है ए कंपनी रेजेज फाइनेंस फ्रॉम 12% लोन, इट पेज कॉर्पोरेट टैक्स एट 30%, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड भी। एक कंपनी ने रेज किया 12% के रेट पे लोन, ये कॉर्पोरेट टैक्स देती है 30%, तो एक्चुअल कॉस्ट इसको कैपिटल की क्या पड़ेगी? तो क्योंकि जब हम लोन लेते हैं तो लोन का इंटरेस्ट डिडक्टेबल होता है, तो उसका इनकम टैक्स में फ़ायदा मिल जाता है। तो जितना इनकम टैक्स का रेट होगा उतना ही लोन हमें इफेक्टिव पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। तो 12% लोन का ही रेट बता रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स बता रहे हैं 30%, 30%, तो इसका मतलब इनको राहत मिल जाएगी ये 30% ऑफ 12 यानी कि 3.6 की। 3.6 माइनस कर देंगे 12 में से, ये रेट कम हो जाएगा एक तरह से, तो ये बच जाएगा हमारे पास 8.4। तो 8.4% यह एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। नेक्स्ट है, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 8.4। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स एक्सेप्ट। सभी ऑडिट वर्किंग पेपर्स के बेनिफिट हैं, एडवांटेजेस हैं, इनमें से एक को छोड़ करके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड ए गाइड फॉर एडवाइजिंग अनदर क्लाइंट ऑन सिमिलर इश्यूज। तो इसको छोड़ करके बाकी एडवांटेजेस हैं ऑडिट वर्किंग पेपर से, ये नहीं है एडवांटेज, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट है द टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनीज फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट टिल। जो पहला ऑडिटर नियुक्त किया जाता है उसका टेन्योर कितना रहता है, जब वो अपॉइंट होता है उससे लेकर के कब तक रहता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट है द नेम ऑफ ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी हैज़ बीन चेंज्ड एज। ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी का नेम चेंज हो गया है और नया नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाई। अब कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग सिविल लायबिलिटी इंक्लूड्स। अब ऑडिटर के मामले में ऑडिटर की जो सिविल लायबिलिटी है उसके संदर्भ में क्वेश्चन है, तो सिविल लायबिलिटी में इंक्लूड होगा क्या क्या? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों ही शामिल होंगे, लायबिलिटी फॉर मिसफीजेंस और लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। नेक्स्ट है एन ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट स्टेटमेंट वाज यूज्ड इन। यह स्टेटमेंट कौन से केस में यूज किया गया था कि एक ऑडिटर को आवश्यक रूप से ईमानदार होना ही चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, लंदन एंड जनरल बैंक केस। नेक्स्ट है हायर डिविडेंड पर शेयर इज एसोसिएटेड विद। हायर डिविडेंड पर शेयर किससे संबंधित होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, जब अर्निंग हाई हो, हाई कैश फ्लोज हो, कैश फ्लो भी अच्छा हो, अर्निंग स्टेबल हो, उनमें कोई बार बार कम ज़्यादा ना होते हो बहुत ज़्यादा, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ लोअर हों। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर ज़्यादा होंगी तब तो पैसे को रख लिया जाएगा और डिविडेंड तब ज़्यादा नहीं बांटा जाएगा, रिटर्न अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर ये कंडीशन सारी होती हैं पूरी, तो डिविडेंड पर शेयर हाई रहने की संभावना ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है अ फिक्स्ड एसेट शुड बी फाइनेंस थ्रू। एक फिक्स्ड एसेट का फाइनेंस किसके माध्यम से होना चाहिए? तो आइडियली फिक्स्ड एसेट को फाइनेंस करना चाहिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से। नेक्स्ट है करंट एसेट ऑफ ए बिजनेस फर्म शुड बी फाइनेंस थ्रू। अब एक बिजनेस की जो करंट एसेट है उनका फाइनेंस कहाँ से होना चाहिए?
तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ टाइप्स, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज से उसको बनाना चाहिए। दरअसल करंट असेट्स का एक मिनिमम लेवल होता है जो हमेशा बना रहना चाहिए, उतना तो होना चाहिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज से, और जो करंट असेट जो उस लेवल से ऊपर हैं उनको शॉर्ट टर्म से फाइनेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है उसको पहचानना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, मिनिमम इक्विटी। यह है इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीनों इसके सही जवाब सही हैं, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फंड्स रेज्ड फ्रॉम दिस सोर्स डाइल्यूट्स मैनेजमेंट होल्डिंग्स। इनमें से ऐसा कौन सा सोर्स है जिसकी वजह से मैनेजमेंट का जो होल्डिंग है वो डाइल्यूट होता है, मतलब मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है उसमें कमी आती है, बिखराव होता है, फैलाव होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर इक्विटी शेयर इशू होंगे तो नए इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएंगे, और नए शेयर होल्डर आ जाएंगे तो पुरानी जो मैनेजमेंट है उसका कंट्रोल डाइल्यूट होगा, उसमें कुछ कमी आएगी। नेक्स्ट है, द मेन एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य, मेन एम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह इंश्योर करना कि सफिशिएंट फंड अवेलेबल हो राइट टाइम पे, रीजनेबल कॉस्ट पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इन नाम से भी जाना जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी इसको कहा जाता है। तो ये थे आज के 80 क्वेश्चंस। आप अपना स्कोर जांच सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना और आपको रिक्वायरमेंट है, कितना और तैयारी करने की, या कितनी अच्छी आपकी तैयारी है, इसको पहचान सकते हैं। अपने कमेंट या अपने व्यूज़ जरूर कमेंट के माध्यम से रखें। साथ ही साथ अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।